हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता है एलटी ग्रेड के लिए ये जो जीएस जीके की बुक है इसके सॉल्व पेपर या और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक 7 क्लासेस हो गए हैं। अगर आपने देखे हैं तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे इसी चैनल पे जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिए। और इसका पीडीएफ भी आपको बिना किसी चार्ज के हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती 2008 का होगा। देखिए, एलटी ग्रेड के पेपर बहुत कम हुए थे, लेकिन एलटी ग्रेड का पेपर यूपीपीएससी के द्वारा लिया जाता है, जीआईसी का पेपर यूपीपीएससी के द्वारा लिया जाता है, पीसीएस का पेपर यूपीपीएससी के द्वारा लिया जाता है। इसके साथ साथ यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर, एसडीआई का पेपर, बीईओ का पेपर, ये सब यूपीपीएससी के द्वारा लिया जाता है। डाइट का पेपर हो गया। तो जितने भी यूपीपीएससी के द्वारा लिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो है, अगर बोर्ड सेम है तो पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन लेवल जो है लगभग वही रहता है। ठीक, तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट बुक के पीडीएफ आपको बिना किसी पैसे के प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो बायोलॉजी में आपको जूलॉजी के क्वेश्चन तो दिए ही जा रहे हैं, बहुत जल्द बॉटनी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप उसे भी जरूर देखा करिए। पहला क्वेश्चन है, मनरेगा एक कार्य उन्मुखी परियोजना है जो पूरे देश में कार्यान्वित होती है। ये कथन है, कारण बताया है कि यह सब परियोजना राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है। आपसे पूछा है इसमें से कौन सा सही है। पहला दिया ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा दिया ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यही सही बात हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है कि मनरेगा जो है ये कार्य उन्मुखी परियोजना है जो पूरे देश में चलता है, और यह परियोजना राज्य सरकारों द्वारा, मतलब अलग अलग राज्य सरकारें अपने हिसाब से इस परियोजना में जो पैसे हैं वगैरह ये सब लागू करते हैं। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन ये आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। मनरेगा क्या है? तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। अब पहले इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम नरेगा से बदलकर मनरेगा कर दिया गया है। इसका जो फुल फॉर्म होता है, कभी कभी किसी पेपर में इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। अगर इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे MNREGA, ये लिखेंगे मनरेगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी, एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर लें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार योजना जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है, जो पूरे भारत में लागू है, और जो ये है ये 2005 से चला है। जब 2005 में ये चला था तो इसमें था कि हर मतलब राज्य को कम से कम 100 दिनों का जो रोजगार है वो देना अनिवार्य है। इसका जो उद्देश्य था वो ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त करना इसका रोजगार था। यानी कि ये 100 दिन की गारंटी देता था। अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग, मतलब किसी में पैसे जो हैं वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। ठीक है, इसका नाम पहले नरेगा हुआ करता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को, जब ये 2005 में बना था तो ये नरेगा के नाम से बना था, लेकिन 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती होती है और उसी पर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, पहले जब नरेगा हुआ करता था तब इसका फुल फॉर्म था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, लेकिन महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो हम सभी को पता है कि जो केरल है इसे मसालों की रानी कहा जाता है, और यह काली मिर्च का सर्वाधिक मतलब उत्पादक राज्य है। काली मिर्च ही नहीं, जितने भी मसाले होते हैं उनका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। अगर पूछा जाए मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उसका जवाब भी आपका यही हो जाएगा, केरल जो है ये मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, बाकी बात करें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, तो ये जो है आपको बता दें, मसालों के लिए प्रसिद्ध केरल तो है ही, लेकिन कुछ मसालों में मध्य प्रदेश
एमपी जिसे आप कहते हैं। कुछ मसालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है वो आगे है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य बन गया है। इसके बाद गुजरात है और तीसरे स्थान पर राजस्थान है नए आंकड़ों के अनुसार। लेकिन पहले जो है केरल को कहा जाता था, लेकिन अभी अगर नए आंकड़े के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे गुजरात है मसाले उत्पादन में, और तीसरे नंबर पे जो है वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, बाकी केरल को मसालों का उद्यान कहा जाता है, मसालों की रानी कहा जाता है। यहाँ पर काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी जैसे मसाले जो हैं वो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं और यहाँ से निर्यात भी होता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए मिर्च का सबसे अच्छा उत्पादक कौन से राज्य में होता है, तो मिर्च का सबसे अच्छा उत्पादक जो होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। मिर्च का सबसे ज़्यादा मतलब उगाने वाला राज्य कौन सा है मिर्च, तो वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ उसको आप लोग लिखते चला करिए, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, बस थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछ लेता है। ठीक, अब देखिए आपके सामने दिया सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले में आपको पुस्तक दिया, दूसरे में रचयिता दिया है। पहला दिया मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी बुक है? द फॉर्चूनर एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, मिस्ट्रेस ऑफ माई लाइफ, घर और अदालत। ये 4 किताबें हैं। पूछा है किसके लेखक कौन है, तो मिडनाइट चिल्ड्रन एक और एग्ज़ाम एसएससी के एग्ज़ाम में भी आ गया है मिडनाइट चिल्ड्रन, तो इसे ये इम्पॉर्टेंट है। और ये सलमान रुश्दी की है। किसकी है? सलमान रुश्दी की है। द फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, ये जो है बुक ये किसकी है, तो सीके प्रहलाद की है। सीके प्रहलाद की है। दी थ्री मिस्ट्रेस ऑफ माई लाइफ, दी थ्री मिस्ट्रेस ऑफ माई लाइफ ये चेतन भगत की है। और घर और अदालत ये लीला सेठ की है। घर और अदालत किसकी है? लीला सेठ की है। ये चेतन भगत की किताबों से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें इनके प्रसिद्ध बुक में, तो 5 पॉइंट समवन यानी 5 पॉइंट समवन जो है 5 पॉइंट समवन ये इनकी प्रसिद्ध किताब है चेतन भगत की। 5 पॉइंट समवन। वन नाइट एट द कॉल सेंटर ये भी इन्हीं की बुक है। द थ्री मिस्ट्रेस ऑफ माई लाइफ ये तो यहाँ पे दिया ही हुआ है। और स्टेटस और हाफ गर्लफ्रेंड ये 5 किताबें इनकी बहुत फेमस हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है। कौन कौन सी मैंने आपको बताया, किसकी बता रही हूँ? चेतन भगत की। 5 पॉइंट समवन, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, द थ्री मिस्ट्रेस ऑफ माई लाइफ, टू स्टेटस और हाफ गर्लफ्रेंड ये 5 किताबें इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और इनकी लोकप्रिय किताबों में से बात करें तो बहुत सारी किताबें चेतन भगत की फेमस हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम में आएगा अगर ये 5 आपको याद हैं तो हो सकता है इनमें से कोई एक आपसे पूछ ले। बाकी रेवोल्यूशन 2020 है, हाफ गर्लफ्रेंड आप सभी को पता है ये चेतन भगत की है। वन इंडियन गर्ल है, द गर्ल इन रूम 105, वन अरेंज्ड मर्डर है, और 400 डेज ये भी इनकी किताबें हैं। ठीक है, अब इसको मैच करना था, अभी हम लोगों ने मैच किया था। इसका सही जवाब जो था वो ऑप्शन बी हो जाएगा कि मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की है। द फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड सी के प्रहलाद की है। द थ्री मिस्ट्रेस ऑफ माई लाइफ चेतन भगत की। चेतन भगत की और कौन सी किताबें मैंने आपको बताई? 5 पॉइंट समवन, वन नाइट एट द रेट कॉल सेंटर, द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, टू स्टेट जिसमें स्टोरी ऑफ माई मैरिज, टू स्टेट द स्टोरी ऑफ माई मैरिज करके है। रेवोल्यूशन 2020, हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, द गर्ल इन रूम 105, वन अरेंज मर्डर, 400 डेज ये जो है ये सारी किताबें इनकी हैं। बाकी घर और अदालत किसकी है? लीला सेठ की। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4 अधिकतम नगरीय जनसंख्या रखने वाले राज्य जो हैं स्थान पर हैं, निम्न आरोही क्रम में उनका कौन सा सही अनुक्रम है? यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य पूछा आपसे। तो बात करें आपसे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है, तो आपको बता दें जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार और चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है। यहाँ पे आरोही क्रम लिखना है यानी बढ़ते हुए क्रम लिखना है। अब देखिए इस बुक में आपको ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले कौन सा दिया? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दिया। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखने वाला राज्य था वो उत्तर प्रदेश था। आपको ऑप्शन में उत्तर प्रदेश जो है लास्ट में इसमें दिख रहा है, लेकिन इसमें तमिलनाडु नंबर 1 पे है, तो ये गलत हो जाएगा। मैं जो आपको क्रम बता रही हूँ वही क्रम सही है। ठीक है, कौन सा है? पहले उत्तर प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है बिहार और बिहार के बाद है पश्चिम बंगाल। इस बुक में ऐसे दिया, बाकी आपको क्या मार्क करके आना आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है,
हाँ, आयोग ने तो इसका ऑप्शन डी माना है कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, लेकिन मैंने जो अभी तक पढ़ा है वो सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में पढ़ा है। बाकी आप देख लीजिएगा, यहाँ जनसंख्या पॉइंट भी दिया हुआ है कि कहाँ पे कितना है। अगर आपको जो सही लगता है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं जो बता रही हूँ वो सही है कि इसका ये जवाब सही है। एक बार आप क्रम से जो है 4 राज्यों की जनसंख्या के हिसाब से 4 राज्यों का आरोही क्रम एक बार लिख दीजिएगा, ठीक है? मैं वेट करूँगी आपके जवाब का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाले निम्न 4 जिले हैं। निम्नलिखित में से उनका आरोही क्रम में कौन सा सही क्रम होगा? देखिए, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। अब इसमें आपको सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा लिखना था, और ऊपर वाले में आपको सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा लिखना था। अब इसमें अवरोही क्रम में लिखना है। अब देखिए, इसमें दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इलाहाबाद, आजमगढ़, कानपुर और जौनपुर, इलाहाबाद, आजमगढ़, कानपुर और जौनपुर, ये क्रम आपको जो है, 1 मिनट रुक जाइए, इसके अनुसार तो आप इसका जो जवाब है वो ऑप्शन डी मार्क कर सकते हैं कि इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाने लगा, उसके बाद कानपुर, आजमगढ़ और जौनपुर, लेकिन ये सही जवाब नहीं है, ठीक है? उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा जिला अपने पास रखता है वो प्रयागराज है, इलाहाबाद है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मुरादाबाद। कौन सा आता है? मुरादाबाद, जिसके पास है 47, मतलब 4,07,62,72,6, ये मुरादाबाद का। उसके बाद गाजियाबाद है और उसके बाद आजमगढ़ है। तो मुरादाबाद आपको कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको एग्जामिनर के द्वारा स्टार मार्किंग किया गया है, ठीक है? पहले पे प्रयागराज यानी इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद और आजमगढ़, ठीक। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के 4 जिले निम्न क्रम जनसंख्या घनत्व अधिकतम है, आरोही क्रम में निम्नलिखित क्रमों में लिखिए। तो देखिए, इसमें भी वही बात फंस रही है कि उत्तर प्रदेश के जो 4 जिले हैं, अगर आरोही क्रम में आपको इन ऑप्शन के अनुसार लिखना हो, तो सबसे पहले आप संत रविदास नगर, जिसे भदोही के नाम से जाना जाता है, उसके बाद लखनऊ, फिर वाराणसी, फिर गाजियाबाद, ये लिखेंगे, ठीक है? लास्ट में आपको गाजियाबाद किस ऑप्शन में दिख रहा है? किसी भी ऑप्शन में आपको लास्ट में गाजियाबाद दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसलिए इसमें से कोई भी आपका सही जवाब नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के 4 सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, नंबर 1 पे आता है गाजियाबाद, दूसरे नंबर पे आता है वाराणसी, तीसरे नंबर पे आता है लखनऊ और चौथे नंबर पे आता है आपका कानपुर नगर, ठीक है? कानपुर नगर चौथे नंबर पे आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? पांड्य का, सातवाहन का, चोल का या चेर का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सातवाहन का। अभी इन 2 क्वेश्चनों में आपको क्या मार्क करना है, आपको क्या सही लग रहा है, आप अपनी राय एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। जो बुक में दिया वो भी मैंने आपको बता दिया, जो सही है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये यूपी जीके के दोनों क्वेश्चन थे, ठीक है? एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने आपको बताया वो सही था क्रम, या जो बुक में दिया हुआ है वो सही है। एक बार ज़रूर हमें कन्फर्म कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन जो है, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो ये सातवाहन सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। ये करणों शासन सुशर्मन की हत्या कर 30 BCE नवीन ब्राह्मण वंश आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की। इस वंश का सबसे महान शासक जो था वो गौतमीपुत्र सातकर्णी था, और लेकिन इसका जो संस्थापक था वो सिमुक था, ठीक है? अगर पूछ लिया जाए सिमुक जो है किस वंश से संबंधित है, तो ये सातवाहन से है। इसकी स्थापना की थी इसने, सिमुक ने, और लेकिन इसका जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो गौतमीपुत्र सातकर्णी था। ये जो था, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान, और इन्होंने शीशे और पोटीन के सिक्के भी चलवाए थे, ठीक। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला दिया कबीर की समाधि, सलीम चिश्ती, ये पर्यटक स्थल हैं और वो किस स्थान पे हैं वो दिया हुआ है, ठीक है? कबीर की समाधि कहाँ पे है? तो कबीर की समाधि कहाँ पे होगी? आई होप सो इसका जवाब आप सभी को पता होगा। कबीर की समाधि जो है वो मगहर बस्ती में है, ठीक है? कहाँ पे है? मगहर बस्ती। सलीम चिश्ती की दरगाह, तो सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी में है। गोविंद देव मंदिर कहाँ होगा? वृंदावन में ही तो होगा, तो ये वृंदावन में है। और बौद्ध स्तूप कुशीनारा जिसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब आप सभी को पता रहा होगा, एक बार मैंने बता दिया। कबीर की समाधि मगहर बस्ती, सलीम चिश्ती दरगाह फतेहपुर सिकरी, गोविंद देव मंदिर वृंदावन, और बौद्ध स्तूप जो है वो कुशीनगर में है, ठीक। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, युद्ध दिया है और उनका वर्ष दिया है कि कौन से वर्ष में कौन सा युद्ध हुआ था। पहला दिया है चतुर्थ
मैसूर युद्ध, तृतीय मराठा युद्ध, हल्दी घाटी की लड़ाई और पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो आपको बता दें सबसे पहले इनमें से कौन सा देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पानीपत का द्वितीय युद्ध, क्योंकि सबसे पहले पानीपत की लड़ाई होती है। पानीपत की जो लड़ाई है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी जाती है। पानीपत की पहली लड़ाई, ठीक है, और दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच, और तीसरी लड़ाई जो पानीपत की है ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी जाती है। सबसे पहले आपको पानीपत की पहली लड़ाई देखने को मिलेगी। पानीपत की पहली लड़ाई कब होती है? 1526 ईस्वी में, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको आप अलग से कॉपी पेन ले लीजिए और लिखते जाया करिए, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई कब होती है? तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में होती है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1556 जो यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए को मिला दीजिए ऑप्शन 4 से। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। किसके बीच होती है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई, तो ये अकबर और हेमू के बीच होती है। तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच होती है 1761 में। अब देखिए यहाँ पे दूसरी लड़ाई दिया हुआ था, तीसरी नहीं दिया था। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? उसके बाद आपके दूसरे नंबर पे जो युद्ध होता है वो हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 कैसे मिट गया यार? 1556 में पानीपत, 1576 में हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, ये किसके बीच हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप की सेना और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच हुआ था। इसमें ना डायरेक्ट महाराणा प्रताप लड़े थे और ना ही अकबर लड़ा था। दोनों की सेनाओं के बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगर तारीख पूछ ले तो 18 जून, कहीं कहीं 21 जून भी लिखा मिल जाता है, ठीक है। महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच हुआ था। अगर पूछा जाए कि इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। परिणाम क्या हुआ था? तो इसमें जो था मुगल जो है वो विजयी हुए थे। महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे और युद्ध जारी रखने में सफल रहे, ठीक है। जो क्या नाम है उनका, मुगल जो थे वो विजयी हुए थे। उसके बाद आपके सामने दिया तीसरे नंबर पर जो युद्ध हुआ था वो हुआ था तृतीय मराठा युद्ध। तृतीय मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1817 से 1819 में हुआ। तृतीय मराठा युद्ध, तृतीय मराठा युद्ध तो यहाँ पे दिया ही है कि 1817 से 1819 के बीच में हुआ, लेकिन अगर तृतीय दे रहा है तो पहला और दूसरा भी तो हुआ होगा। तो आपको बता दें मराठा युद्ध जो है वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय मराठा आंग्ल युद्ध। पहले जो मराठा युद्ध हुआ वो 1700, एक मिनट यार, इसको सब आप कहीं अलग से नोट करते जाइए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में हुआ, 1775 से 1782। दूसरा जो हुआ वो 1803 से 1805 में हुआ, और तीसरा हुआ 1817 से 1819 के बीच में हुआ था। और इसके बाद मराठा संघ पूरी तरह से समाप्त हो गया था, ठीक है। तो अब देखिए एक ही बचा आपके पास। पहले का आपने मिला दिया पानीपत, दूसरा आपने मिला दिया हल्दी घाटी, तीसरा आपने मिला दिया तृतीय मराठा युद्ध, चौथा आपके पास बचा चतुर्थ मैसूर युद्ध। चतुर्थ मैसूर युद्ध यानी मैसूर युद्ध भी 4 बार हुए रहे होंगे। कब कब हुआ मैसूर युद्ध, इसका जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब ये आपको हम नहीं बताएंगे, ठीक है। चारों मैसूर युद्ध कब कब हुआ ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, और हाई होप सो आप लोग होमवर्क में जवाब जरूर देंगे। अगर आपका जवाब सही हुआ तो नेक्स्ट दिन जब अगला मतलब सेशन हम आपके लिए लेके आएंगे तो आपके जवाब को उस सेशन में दिखाया जाएगा कि देखिए फला व्यक्ति ने किस तरह से डेडिकेशन के साथ अच्छे से एक क्वेश्चन, होमवर्क के क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि होमवर्क के क्वेश्चन का जवाब जरूर दें। बाकी इतना समझ में आ गया होगा। इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन बी था। ऑप्शन बी मतलब आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, हल्दी घाटी की लड़ाई 1557, तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 1819 और चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799। बाकी 3 मैसूर युद्ध कब हुए थे इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कथन और कारण। देश का सबसे धनी मंदिर होने के कारण तिरुपति सदा चर्चा में रहता है। दूसरा है तिरुपति में प्रत्येक वर्ष भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं। बताना है कौन सा सही है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कि दोनों ही सही है, कि देश का सबसे धनी मंदिर होने के कारण अभी तिरुपति की लड्डू जो है चर्चा में आई थी, और तिरुपति सबसे बड़े भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये सबसे बड़ा मंदिर है इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा भक्तगण आते हैं, ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता।
अगला क्वेश्चन, 1990 के दशक में लागू आर्थिक नीति के परिणाम हुए बढ़ा हुआ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, उन्नत आर्थिक वृद्धि, गैर बराबर विकास, सामाजिक जीवन में एक परिवर्तन। इसका क्या लाभ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चारों ही इसके लाभ हुए। 1951 की नई आर्थिक नीति, जिसे एलपीजी नीति या एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया, जिसके सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगे, जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? कि उदार व्यवस्था एवं नियमों से विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई, निवेश के बढ़ने एवं निजी उद्यमियों की उत्साहपूर्वक वातावरण से आर्थिक उन्नति का मार्ग खोल दिया गया, नई आर्थिक व्यवस्था के कारण असमानताओं में भी तेजी से बढ़ी, जिसमें गरीब व अमीरों के आय में अंतर बढ़ गया, नई आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन की गति तेज हुई, बढ़ता शहरीकरण, खुले समाज का निर्माण, संयुक्त परिवार का कमजोर होना, महिला सशक्तिकरण आदि प्रमुख सामाजिक परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। ठीक है, इसलिए इसके चारों जवाब भी सही है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति दबाव के बारे में दिया है। पहला दिया है सरकारी हलकों में चिंता का कारण बनते हैं। बिल्कुल सही बात है, मुद्रास्फीति जो है सरकारी हलकों में चिंता का कारण बनते हैं। लोगों में असंतोष पैदा करते हैं। बिल्कुल सही। मीडिया द्वारा प्रयोग करने के लिए गर्म सामग्री उपलब्ध कराते हैं। ये भी बिल्कुल सही। राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक मुद्दा बन जाते हैं। बिल्कुल सही। यानी कि चारों ही जवाब इसके बिल्कुल सही हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी, कि चारों ही इसका सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ये पेपर हमें लगता है थोड़ा टफ लेवल का पेपर था, क्योंकि इसमें मिलाने वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दे दिया है। अगला दिया है नृत्य और उसके कलाकार के बारे में पूछा है कि कौन से कलाकार कौन से नृत्य के लिए फेमस हैं। तो आपको बता दें, कथकली के लिए जो फेमस है वो कृष्ण नायर हैं। कथकली कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है? जवाब बताइए, कथकली कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है? आप सभी को पता है कि भारत के संविधान में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य शामिल हैं। कितने? 8 में से कथकली एक है, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कथक, ये चारों ही हमारे शास्त्रीय नृत्य शैली में आते हैं। जिसमें से अगर बात करें, इसके अलावा कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कथक के अलावा ओडिसी है, मणिपुरी है, सत्रिया है, मोहिनी अट्टम है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये हैं कहाँ के। तो जो आपका कथकली है सबसे पहले दिया है, ये केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिल का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिल का है। और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। सत्रिया असम का है। और मोहिनी अट्टम केरल का है। ये जो है 8 शास्त्रीय नृत्य भारत के फेमस हैं। ठीक है, अगर बात करें, सबसे पहले आपके सामने जो कथकली दिया हुआ है तो ये केरल का है। इसमें बहुत सारे फेमस कलाकार हैं, लेकिन ऑप्शन में जो आपको कथकली का फेमस कलाकार दिया हुआ है वो कृष्ण नायर है। कौन है? कृष्ण नायर। ऑप्शन 5 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके साथ साथ वीएन मेनन को भी इस नृत्य के लिए माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इस शैली का पुनरुद्धार किया था। अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कथकली का पुनरुद्धार किसने किया था, तो वीएस मेनन ने इस नृत्य शैली में पुनरुद्धार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद बात करें कुचिपुड़ी की, जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन में से अगर इसका क्वेश्चन इसका मतलब वो पूछा जाए, इसके फेमस कौन है, कौन इसकी लेखिका है? कुचिपुड़ी में कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। तो यामिनी कृष्णमूर्ति होंगी। राजा एवं राधा रेड्डी। हाँ, देखिए कुचिपुड़ी में ना यामिनी कृष्णमूर्ति और राजा एवं राधा रेड्डी दोनों ही मुझे लग रही हैं, बाकी अभी देख लेते हैं। दोनों ही लग रही हैं। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद बात करें भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति को इसने माना है। बाकी मुझे तो यामिनी कृष्णमूर्ति तो कुचिपुड़ी से ही संबंधित लग रही है, बाकी इसमें जो है ना इसने माना है इसको, तो हम भी इसी को लगा देते हैं। कुचिपुड़ी के लिए राधा नायर, भरतनाट्यम के लिए यामिनी। और उसके बाद दिया है कथक। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। इसके जो प्रसिद्ध हैं, किसको माना है? उमा शर्मा। कथक के लिए उमा शर्मा। इसके अलावा लेडी लीला सोग, बिरजू महाराज, ये सब कथक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उत्तर प्रदेश के बिरजू महाराज को कौन नहीं जानता? ठीक, तो इसका सही जवाब यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। इस कथकली के लिए कृष्ण नायर, कुचिपुड़ी के लिए राजा एवं राधा रेड्डी, भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति मुझे बार बार कुचिपुड़ी से संबंधित लग रही है, एक बार आप कंफर्म करिएगा। कथक के लिए उषा शर्मा। ठीक है,
उल्लेखनीय है कि संयुक्ता परिग्राही प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना है। उड़ीसी भी शास्त्रीय नृत्य है, तो उड़ीसी कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से है। और इनके बारे में संयुक्ता पाणिग्राही जो है, यहाँ पे जो दिया हुआ संयुक्ता पाणिग्राही, ये उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे भी मिलाने के लिए दे दिया। ये पेपर हमें लगता है कि सबसे टफ लेवल का पेपर रहा होगा। अब यहाँ पे दिया है कौन सा नारा किसने दिया है। पहला है दिल्ली चलो, आराम हराम है, करो या मरो, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, या स्वराज हमारा दे दिया, बस स्वराज हमारा अधिकार। ये पूरा है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है इसको तो मैंने बता दिया। उसके बाद करो या मरो महात्मा गांधी ने दिया था, ये आप सभी को पता होगा, करो या मरो। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, आराम हराम है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, करो या मरो महात्मा गांधी, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो लाल बाल पाल, ये जो थे लाल बाल और पाल, ये तीनों जो थे ये उग्र में आते थे, यानी अतिवादी में आते थे। बाकी जो नहीं है वो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी किए थे ये, और ये नरमपंथी विचारधारा के थे। बाकी लाल बाल पाल जो थे ये उग्रवादी या गर्मपंथी या अतिवादी में आते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। इसको कूट के माध्यम से आपको बताना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों? 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो संविधान के आर्टिकल 55 है, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान दिया है। इसके तहत संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के 17वें संविधान संशोधन जब हुआ था 1992 में, इसमें बताया गया कि दिल्ली और पुडुचेरी संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल। तो 1, 2, 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा गया परिसंघ, अध्यात्मात्मक पद्धति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्धसंघात्मक। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को के.सी. हुइयर के द्वारा अर्धसंघात्मक कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? के.सी. हुइयर के द्वारा, क्योंकि भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संघात्मक लक्षणों के साथ ही एकात्मक के लक्षण जो है वो प्रबलता से विद्यमान है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है। 1, 3, 7 डैश डैश 31 डैश डैश में छोटे अंक आपको भरने हैं। तो देखिए ये कैसे आया है। 1, 3, 7, 1 गुणे 2 प्लस 1, अगर 1 गुणे 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 3 गुणे 2 प्लस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरह से आपको 7 गुणे 2 प्लस 1 करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 गुणे 2 प्लस 1 करेंगे तो 31 आ जाएगा। 31 गुणे 2 प्लस 1 करेंगे तो 63 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब 15 और 63 होना चाहिए। किस जवाब में? ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एक पैटर्न से सॉल्व हो जाते हैं, इन्हें आप मैथ का कह लीजिए या ऐसे क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गणित और अंग्रेजी की एक परीक्षा में 130 परीक्षार्थी हैं। यदि दोनों विषयों में 70% पास हुए हैं तो परीक्षार्थियों की संख्या जो कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं क्या है? 31, 34, 36 या फिर 39। देखिए, तो कुल परीक्षाओं में जो शामिल अभ्यर्थी थे वो 130 थे। दोनों विषयों में पास हुए 30। 130 में से अगर पास हुए 70%, तो 130 का 70% निकालने के लिए 70/100 गुणे 130 कर देंगे, चाहे 130 आगे लिखे चाहे पीछे। जब इसको सॉल्व किया जाएगा 0 से 0 कट गया। 13 सत्ते 13 26 33 39 13 52 13 65 13 78 13 सत्ते 91। 91 ये निकल के आ गया, 91 निकल के आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये 0 कट गया ना, 91 निकल के आ गया। अब 91 ये कहाँ से आया? 13 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 91 आ जाएगा। अब 130 माइनस 91 कर देंगे तो 39 निकल के आ जाएगा। तो इसका सही जवाब 39 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सम्मिलित नहीं है? हार्मोन्स, मूड, एंजाइम, उपापचय, एंटीऑक्सीडेंट, पाचन, ऊर्जा, वसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। हार्मोन जो है
ये मूड का काम करता है। मूड बना मतलब कब आप गुस्सा होगा, कब आपको दुख फील होगा, कब आपको हंसी आएगी, ये हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। इसके लिए एक जो एड्रेनलिन हार्मोन्स है, ये आपको मतलब लड़ो उड़ो, फियर एंड फायर हार्मोन्स के नाम से भी प्रसिद्ध है, यानी कि ये मूड पे डिपेंड होता है, मतलब मूड को चेंज करता है। एंजाइम जो है ये उपापचय के लिए जिम्मेदार होता है, बिल्कुल सही बात है। एंटीऑक्सीडेंट पाचन के लिए जिम्मेदार होगा। एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा शरीर में उपापचयी क्रियाओं द्वारा उत्पन्न मुक्त मूलकों का अवशोषण हो जाता है, जिससे शरीर की कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं एवं शरीर लंबे समय तक जवान रहता है। ऑप्शन सी ही इसका गलत जवाब है, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऊर्जा जो है वो वसा से प्राप्त होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से मुख्यतः हो सकता है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, हम सभी को पता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आयरन की कमी से जो होता है वो रक्त अल्पता यानी कि क्या कहते हैं इसको, एनीमिया होता है। टाइफाइड किसकी कमी से होता है, तो टाइफाइड और हैजा जो है ये दोनों बैक्टीरियल मतलब जल के दूषण से होता है, तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव होता है। आयात सस्ते हो जाते हैं और निर्यात महंगे। आयात महंगे और निर्यात सस्ते। आयात और निर्यात दोनों सस्ते, आयात और निर्यात दोनों महंगे। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इलायची का एक प्रमुख उत्पादक इडुक्की स्थित है। इलायची सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, केरल में, तो केरल में ही इडुक्की होगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिए मिलान करने के लिए आ गया। पहला है अधिनियम दिया है और उसकी विशेषताएं दी हैं। पहला अधिनियम भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। पहला जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ये किससे संबंधित है, तो आप सभी को पता है 1909 जो है ये सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ था। आपको कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन 5 से ये मिलेगा 1909। ठीक, उसके बाद 1919 प्रांतों में द्वैत शासन के लिए आया था 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये केंद्र में द्वैत शासन के लिए आया था। और भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 जो है ये पूर्ण स्वतंत्रता के लिए आया था। पूर्ण स्वतंत्रता कहाँ दिया ऑप्शन में, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दिया है क्या, दिया ही नहीं है पूर्ण स्वतंत्रता, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 जो है ये उपनिवेशों की स्थापना के लिए भी नहीं आया था, केंद्रीय स्वायत्तता के लिए भी नहीं, प्रांतों के केंद्र में दुशासन के लिए भी नहीं, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ भी नहीं था, तो इसमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दिया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ही गलत दे दिया है, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा स्टार मार्क कर लीजिएगा। बाकी यहाँ देख लीजिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 संपादिक निर्वाचन मंडल का आरंभ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 केंद्र में द्वैत शासन। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पूर्ण स्वतंत्रता के लिए था। ठीक, अगला क्वेश्चन, कथन और कारण दिया है। कथन दिया है, पंडित नेहरू का उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। दूसरा दिया है, उस प्रस्ताव में सम्मिलित आदर्श पूर्ण संविधान के आमुख में प्रतिबिंबित होते हैं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आप सभी को पता है संविधान सभा टोटल 3 बार बैठक हुई। एक हुई 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। संविधान सभा से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया 9, 11 और 13 3 दिन संविधान सभा का बैठक हुआ। पहला जब 9 तारीख को हुआ तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछा जाए संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन अगर पूछा जाए संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दिया करिए, इससे आपको अगर आप कोई चीज़ कमेंट में लिख देते हैं वो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो आप भूलेंगे भी नहीं, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और हमें भी लगेगा कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे जो साथी हैं,
वो हमारे वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और पूछे गए क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके जवाब को दिखाएंगे, तो उससे और लोग प्रोत्साहित होंगे, वो भी कमेंट करेंगे। ठीक है, आपके कमेंट और लाइक से हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। आपके कमेंट को देख के और लोग भी कमेंट करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम बढ़ता है। एल्गोरिदम बढ़ेगा तो ज़्यादा लोग आ पाएंगे, आपका कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए और आर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं दिया है? पहला दिया साइमन कमीशन का काले झंडा तथा तूफानी प्रदर्शन से स्वागत किया गया, बिल्कुल सही बात। साइमन गो बैक के नारे भी लगे 1927-28 में। उसके बाद दिया है संविधान के प्रारूप पर पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में हुई सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की गई, ये भी सही बात है। तीसरा दिया पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ, यही गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण स्वराज का जो संविधान था ये 1929 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जा रहा था, उसमें जो है पारित हुआ था पूर्ण स्वराज। ठीक है, उसके बाद 1930 में दांडी मार्च सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ था, ये भी बिल्कुल सही बात। ऑप्शन सी आपका गलत होते हुए भी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कौन सा गलत है पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक दलीय स्वशासन प्रावधान करता है, एक दलीय शासन प्रावधान करता है सरकार में और अधिक स्थायित्व के लिए? तो नहीं, एक दलीय का ऐसा कोई काम नहीं है। दल में और अधिक अनुशासन के लिए, बिल्कुल सही बात। सरकार द्वारा दृढ़ता के लिए, दल में और अधिक अनुशासनहीनता के लिए, बिल्कुल सही बात। 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। एक मिनट, नहीं, इसका सही जवाब 1, 2, 3 होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, जो एक दलीय शासन व्यवस्था है ये ऋण एवं निरंकुश शासन का प्रतीक है। इससे एक अस्थायी सरकार का गठन होता है। इससे शासन अपने निर्णय दृढ़ता से क्रियान्वित करने में सक्षम होता है। एक दलीय शासन में दलीय निरंकुशता स्थापित होती है, जो अनुशासित कैडर के रूप में परिणित हो जाती है। निरंकुश, फासीवादी एवं साम्यवादी शासन व्यवस्था एक दलीय शासन व्यवस्था के उदाहरण है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत में एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। भारत एक लोकतांत्रिक समाज है। भारत समाजवाद से बंधा हुआ है। भारत वर्ड को उठा के आपको चारों में जोड़ देना है। तो देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही बात है। भारत में एक प्रतिष्ठित लोकतंत्र है, बिल्कुल सही बात है। भारत एक लोकतांत्रिक समाज है, तो नहीं, भारत एक लोकतांत्रिक समाज नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक गणदेश है, जहाँ पर प्रतिनिधि जो है लोकतंत्र और समाजवाद से बंधा होता है। ठीक है, तो यही आपका गलत जवाब हो जाएगा। समाजवाद से बंधा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन लोकतांत्रिक समाज नहीं, लोकतांत्रिक गणदेश है। ठीक है, ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है। किसमें दिया है 1, 2 और 4? ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, इस पेपर में आपके 28 क्वेश्चन ही दिए थे। मुझे जो मिला, हो सकता है मैथ के क्वेश्चन काट दिए हों बुक वाले ने, प्रिंट वालों ने, बाकी इसमें 28 क्वेश्चन ही मिला। इसके बाद हम लोग राजकीय डिग्री कॉलेज, जिसे GDC कहते हैं, इसमें संगीत वादन सितार प्रवक्ता 2017 में जो GSGK के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 51 सेट का ये प्रैक्टिस सेट है जो आपका यूथ का बुक है। इसके डे बाय डे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यूपी PCS के जितने भी क्वेश्चन हैं, यूपी PSC जो भी एग्ज़ाम कराता है, चाहे वो PCS हो, GIC हो, GDC हो, SDI हो, BO हो, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आप निरंतर हमारे साथ बने रहिए। हमारे उत्साहवर्धन के लिए कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट करा करिए, अपनी फीडबैक दिया करिए, वीडियो को लाइक कर लिया करिए और 1-2 दोस्तों तक शेयर कर दिए जाकर। बस आपको इतना ही करना है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।